गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में, एमनियोटिक फ्लूइड की डेफिनेशन के बारे में, एमनियोटिक फ्लूइड होता क्या है, एमनियोटिक फ्लूइड कितना होता है, कब प्रेजेंट होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है, सारे टॉपिक्स के बारे में आज हम क्लियर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। तो एमनियोटिक फ्लूइड की डेफिनेशन है, एमनियोटिक फ्लूइड इज स्पेशल फ्लूइड। यह एक स्पेशल फ्लूइड होता है विच फाउंड ओनली इन इंट्रायूटेराइन लाइफ प्रेगनेंसी। जो प्रेगनेंसी की जो इंट्रायूटेराइन लाइफ होती है उस दौरान यह पाया जाता है, ठीक है। और कहाँ पाया जाता है, विच लाइज बिटवीन, किस किस के बीच में पाया जाता है, एमनियन एंड फीटस के बीच में पाया जाता है। तो इसमें एमनियन लेयर जो अंदर की रेड कलर की, जो अंदर की जो रेड कलर की लेयर दिखाई दे रही है आपको, ये होती है एमनियन लेयर होती है, ठीक है। इसके अंदर जो ये फ्लूइड आपको दिखाई दे रहा है ये होता है एमनियोटिक फ्लूइड, ठीक है। अब हम बात करें मैटरन प्लेसेंटा में टोटल ब्लड कितना होता है, तो ये जो ऊपर का जो प्लेसेंटा पार्ट दिखाई दे रहा है ये आपको, ये होता है मैटरनल प्लेसेंटा। जो मदर से जुड़ा हुआ होता है वो होता है मैटरनल प्लेसेंटा। तो इसमें मैटरनल प्लेसेंटा में ब्लड की कितना मात्रा होती है, 150 ml इसमें ब्लड की मात्रा होती है। और फीटल प्लेसेंटा में ब्लड कितना होता है, जो फीटस से अटैच होता है वो होता है फीटल पार्ट। तो फीटल पार्ट में एमनियोटिक फ्लूइड कितना होता है, 350 ml फ्लूइड होता है, फीटस पार्ट में होता है, ठीक है। टोटल प्लेसेंटा में कितना ब्लड होता है, तो मैटरनल प्लेसेंटा प्लस फीटल प्लेसेंटा में टोटल जोड़कर बात करें तो 500 ml एमनियोटिक फ्लूइड होता है। कितना होता है, 500 ml एमनियोटिक फ्लूइड टोटल होता है प्लेसेंटा में, ठीक है। अब हम बात करें प्लेसेंटा बैरियर के बारे में। प्लेसेंटा बैरियर क्या होता है, जो मैटरनल प्लेसेंटा एंड फीटल प्लेसेंटा के बीच में जो बैरियर पाया जाता है ये हो गया फीटल प्लेसेंटा एंड ये हो गया मैटरनल प्लेसेंटा। तो इसके बीच में ये जो बैरियर पाया गया है, ठीक है, इस बैरियर को कहते हैं अपन प्लेसेंटा बैरियर, ठीक है। क्या कहते हैं, प्लेसेंटा बैरियर कहते हैं। नॉर्मल जो यूट्रस की जो कैविटी होती है कितनी होती है, 10 से 20 ml होती है। कितनी होती है, 10 से 20 ml नॉर्मल यूट्रस की कैविटी होती है। पूरे यूट्रस की कैविटी कितनी होती है, नॉर्मल 10 से 20 ml होती है। और इसके वेट की अगर बात करें तो यूट्रस के वेट के बारे में हमने पढ़ा था, 60 ग्राम इसका वेट होता है और 50 से 80 ग्राम होता है, लेकिन वन वर्ड में बोले तो 60 ग्राम इसका वेट होता है, ठीक है। और टर्म के टाइम ये कितना हो जाता है, टर्म के टाइम यूट्रस का वेट हो जाता है 900 से 1000 ग्राम। कितना हो जाता है, 900 से 1000 ग्राम। वन वर्ड में बात करें तो 1000 ग्राम टर्म के टाइम यूट्रस का वेट हो जाता है, ठीक है। जो प्लेसेंटा है, इवन ए प्लेसेंटा इज आल्सो स्पेशल पार्ट ऑफ कोरियन। जो प्लेसेंटा होते हैं वो कोई अलग से पार्ट नहीं होता है, वो कोरियन का ही पार्ट होता है। ये जो सेकंड लेयर की जो आपको लेयर दिखाई दे रही है ब्लैक कलर की, ये होता है कोरियन। एमनियन जो होती है वो सबसे अंदर की लेयर होती है। एमनियन के बाहर जो लेयर होती है ब्लैक कलर की जो यहाँ पे दर्शाई हुई है ये होती है कोरियन लेयर। तो ये कोरियन लेयर से ही अटैच होता है, ये स्पेशल पार्ट कोरियन का ही होता है जो प्लेसेंटा होता है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ये प्लेसेंटा है, ये कोरियन है, ये कोरियन से अटैच होता है, ठीक है। बेबी फीटस में किडनी कब किससे डेवलप होती है, तो बेबी फीटस में किडनी किससे बनती है, मीजोडर्म जर्म लेयर से बनती है। कौन सी जर्म लेयर से बनती है, मीजोडर्म जर्म लेयर से यह बनती है। और किडनी स्टार्ट कब होती है, 3 से 4 वीक पर बनना स्टार्ट होती है। कब स्टार्ट होती है, जब प्रेगनेंसी 3 से 4 वीक की हो जाती है तो उस टाइम फीटस में किडनी बनना स्टार्ट होती है। लेकिन काम करना कब स्टार्ट करती है, 12 वीक पर, ठीक है। 3 से 4 वीक पर तो बनना स्टार्ट हो जाती है, लेकिन काम करना स्टार्ट करती है ये 12 वीक पर काम करना स्टार्ट करती है, ठीक है। और फर्स्ट टाइम जब काम करती है तो उस टाइम कितना यूरिन पास करती है किडनी, तो फर्स्ट टाइम यूरिन पास करती है 50 ml। कितना करती है, 50 ml यूरिन पास करती है फर्स्ट टाइम, यानी कि 12 वीक पर कितना ml यूरिन पास करेगी, 50 ml यूरिन पास करेगी। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे एमनियोटिक फ्लूइड की उत्पत्ति के बारे में, ओरिजिन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड कैसे बनता है, किस किस से मिलकर बनता है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो एमनियोटिक जो फ्लूइड होता है वो मेनली फीटल ओरिजिन करता है। कौन बनाता है, फीटल होता है वही एमनियोटिक फ्लूइड को बनाता है 80% तक, ठीक है। कौन बनाता है, फीटल 80% तक बनाता है। एंड मैटरनल जो होती है वो 20% एमनियोटिक फ्लूइड का ओरिजिन करती है, ठीक है।
तो फीटल से कितना हुआ 80% एंड मैटरनल से कितना हुआ 20%। फीटल कैसे करेगा, फीटल करेगा फीटल यूरिन से एमनियोटिक फ्लूइड का निर्माण करेगा एंड फीटल स्किन ट्रांजुडेट से भी एमनियोटिक फ्लूइड का निर्माण होता है। ठीक है, किस किस से, फीटल करेगा फीटल यूरिन से एंड फीटल स्किन ट्रांजुडेट से। ठीक है, और मदर करेगी ब्लड वेसल्स से, किससे, बाई मदर ब्लड वेसल्स से। ब्लड वेसल्स से क्या होगा, ब्लड वेसल्स से प्लाज्मा लीक होगा। ठीक है, प्लाज्मा लीक होगा तो एमनियोटिक फ्लूइड बनेगा। ठीक है, ये हो गया मैटरनल 20% करती है, फीटल 80% करता है और सबसे ज्यादा फीटल यूरिन से बनता है। ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड। अब ये इस डायग्राम की अगर हम बात करें तो दो सेल के बीच में पाए जाने वाले फ्लूइड को थर्ड स्पेस फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, ये दो छोटी छोटी ये जो डायग्राम में मैंने बनाई हुई है ये होती हैं सेल। ठीक है, और इन सेल के बीच में ये भरा हुआ है इंटरस्टिशियल फ्लूइड या थर्ड स्पेस फ्लूइड। ठीक है, कौन सा फ्लूइड भरा हुआ है, थर्ड स्पेस फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड भरा हुआ है। ठीक है, ये सबसे बाहर की लेयर होती है, ये स्किन होती है, इसमें ये जो ब्लैक कलर से मैंने मार्क किए हुए ये होते हैं पोरस। ठीक है, इनके द्वारा पोरस के थ्रू ये इंटरस्टिशियल जो फ्लूइड होता है वो बाहर निकलता है, थर्ड स्पेस फ्लूइड होता है वो बाहर निकलता है। ठीक है, तो उसी के बारे में बताया, दो सेल के बीच में एक और दो सेल के बीच में जो पाए जाने वाले फ्लूइड को क्या कहते हैं, थर्ड स्पेस फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, और ये जो थर्ड स्पेस फ्लूइड होता है यह पोरस के थ्रू एमनियोटिक फ्लूइड में मिलता है। ये पोरस हो गए। ठीक है, स्किन में पाए जाते हैं पोरस, ये पोरस हैं, इन पोरस के थ्रू यह थर्ड स्पेस फ्लूइड निकलता है और किस में मिलता है, एमनियोटिक फ्लूइड में मिलता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सेल के बीच में से थर्ड स्पेस फ्लूइड को निकलना, पोरस के थ्रू एमनियोटिक फ्लूइड में मिलना, इस प्रोसेस को कहते हैं फीटल स्किन ट्रांजुडेट। क्या कहते हैं, फीटल स्किन ट्रांजुडेट कहते हैं इस प्रोसेस को। ठीक है, अब ट्रांजुडेट एंड एक्जुडेट होता क्या है उसके बारे में अगर हम बात करें तो एक्जुडेट की सबसे पहले बात करें तो एक्जुडेट क्या होता है, एक्जुडेट मोस्टली इन्फ्लामेशन से बनता है। यदि कहीं पे इन्फ्लामेशन हो रहा है और उसमें इन्फ्लामेशन में फ्लूइड कलेक्ट हो रहा है और वो फ्लूइड जो है वो पोरस के थ्रू निकलकर एमनियोटिक फ्लूइड में मिलता है तो उसको कहेंगे अपन एक्जुडेट। यानी कि एक्जुडेट वो किससे बनता है, इन्फ्लामेशन से, ये याद रखें। एक्जुडेट है वो मोस्टली इन्फ्लामेशन से बनता है। इन्फ्लामेशन में जो फ्लूइड कलेक्ट होगा वो कहाँ जाएगा, एमनियोटिक फ्लूइड में जाएगा, तो उसे कहेंगे एक्जुडेट। अगर इन्फ्लामेशन हुआ तो इसका कलर कैसा हो सकता है, रेड भी हो सकता है। ठीक है, कैसा हो सकता है, रेड भी हो सकता है। क्यों, इन्फ्लामेशन से यह आ रहा है। ठीक है, ट्रांजुडेट क्या होता है, एक्जुडेट तो इन्फ्लामेशन से हो गया, अब ट्रांजुडेट क्या है, ट्रांजुडेट मोस्टली ओडिमा से बनते हैं। कहीं पे स्वेलिंग हो रही है, ठीक है, स्वेलिंग हो रही है तो उसमें फ्लूइड कलेक्ट होगा, तो वो फ्लूइड जो है वो पोरस के थ्रू किस में मिलेगा, एमनियोटिक फ्लूइड में मिलेगा। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांजुडेट कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांजुडेट कहते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो एक नोट डालकर एक पॉइंट लिखेंगे कि एमनियोटिक फ्लूइड जो है उसका मेनली ओरिजिन किससे होगा, फीटल यूरिन से होगा। ठीक है, किससे होगा, फीटल यूरिन से होगा, और वो कितना होगा, 80% तक फीटल यूरिन से होगा। ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो 10 वीक के आसपास कितना होता है, 30% होता है। किससे बनता है, मैटरनल एक्जुडेट से बनता है। एमनियोटिक फ्लूइड 10 वीक की प्रेगनेंसी के आसपास मैटरनल एक्जुडेट से बनता है और लगभग 30% तक होता है। जबकि मिड सेकेंड ट्राइमेस्टर यानी कि 16 वीक के आसपास, मिड सेकेंड ट्राइमेस्टर मतलब 16 वीक के आसपास जो फीटल स्किन ट्रांजुडेट से किस से बनेगा एमनियोटिक फ्लूइड, फीटल स्किन ट्रांजुडेट से, मोस्टली फीटल यूरिन से एंड मैटरनल एक्जुडेट एंड ट्रांजुडेट से बनता है। ठीक है, किससे बनता है, 16 वीक के आसपास फीटल स्किन ट्रांजुडेट से बनेगा। ट्रांजुडेट मतलब बताया था मैंने आपको कि ओडिमा से, फीटल यूरिन से बनेगा, मैटरनल एक्जुडेट एंड ट्रांजुडेट से बनता है। ठीक है, सेकंड ट्राइमेस्टर की बात होगी। थर्ड ट्राइमेस्टर की अगर अपन बात करें, थर्ड ट्राइमेस्टर या टर्म के टाइम ये सबसे ज्यादा बनता है। किससे बनता है, फीटल यूरिन से बनता है। किससे बनेगा, फीटल यूरिन से बनेगा सबसे ज्यादा थर्ड ट्राइमेस्टर के टाइम। एट टर्म के समय फीटल यूरिन कितना पास करेगा, फीटस है जो कितना यूरिन पास करता है टर्म के समय, एवरेज 400 से 1200 ml पर डे।
कितना यूरिन पास करेगा? 400 से 1200 ml पर डे यूरिन पास करेगा, जिसमें एट टर्म एमनियोटिक फ्लूइड स्वेलो बाय फीटस, जिसमें से कितना फ्लूइड है वो स्वेलो निकल जाएगा वापस। कितना फ्लूइड निकल जाएगा? 400 से 1200 ml में से 400 से 700 ml तक का फ्लूइड जो है वो वापस निकल जाएगा। ठीक है, कितना वापस स्वेलो कर जाएगा एट टर्म पर। टर्म के समय जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो फीटस कितना स्वेलो कर जाता है? तो 400 से 700 ml तक का फ्लूइड है वो वापस स्वेलो कर जाता है। और एट टर्म पर कितना फ्लूइड बनता है, कितना फ्लूइड बचता है? कितना फ्लूइड बचता है? तो 600 से 800 ml फ्लूइड जो है वो बचेगा, एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो बचता है। वन वर्ड की बात करें तो 600 ml एमनियोटिक फ्लूइड बचता है। ठीक है, इसको समझेंगे अच्छे से। थर्ड ट्राइमेस्टर पर फीटल यूरिन से बनेगा। कितना यूरिन पास करता है टर्म के समय फीटस? 400 से 1200 ml। 400 से 1200 ml में से 400 से 700 ml जो है वो फीटस वापस स्वेलो कर लेगा। और कितना बचता है एट टर्म एमनियोटिक फ्लूइड? 600 से 800 ml बचता है। तो वन वर्ड में बात करें तो 600 ml एमनियोटिक फ्लूइड बचता है। ठीक है, अब एमनियोटिक फ्लूइड की अमाउंट की अगर बात करें, अलग अलग स्टेज में अलग अलग अमाउंट होता है। तो कितना अमाउंट होता है किस स्टेज में? तो 10 वीक की अगर प्रेगनेंसी है तो 10 वीक की प्रेगनेंसी में कितना फ्लूइड बनेगा? तो 30% बना था, तो 30 ml यूरिन बनता है। 30 ml यूरिन होता है, सॉरी एमनियोटिक फ्लूइड होता है 10 वीक की प्रेगनेंसी पर। 12 वीक की भी 12 वीक पर फीटस है वो फर्स्ट टाइम यूरिन पास करता है। कितना करता है? 50 ml यूरिन फीटस पास करता है। तो 50 ml 12 वीक पर। 20 वीक पर यह 400 ml हो जाता है। कितना हो जाता है? 400 ml हो जाता है। 36 वीक पर यह 1000 ml हो जाता है। 36 वीक पर 1000। मैक्सिमम कब होता है 1000 ml? 36 वीक पर होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैक्सिमम कब होता है? 1000 ml। 36 वीक की प्रेगनेंसी पर सबसे ज्यादा एमनियोटिक फ्लूइड होता है 1000 ml। और टर्म के टाइम 600 से 800 ml एमनियोटिक फ्लूइड होता है। जो वन वर्ड में बात करें तो 600 ml ही होता है। 42 वीक की अगर प्रेगनेंसी है तो कितना होगा? 200 ml एमनियोटिक फ्लूइड होगा। कितना होगा? 200 ml। अगर ग्रेटर देन 42 वीक्स, अगर 42 वीक से ज्यादा की प्रेगनेंसी हो गई तो कितना एमनियोटिक फ्लूइड बचेगा? 150 ml। कितना? 150 ml। ठीक है, ये हो गया एमनियोटिक फ्लूइड के अमाउंट के बारे में। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे एमनियोटिक फ्लूइड के कैरेक्टरिस्टिक्स की। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एमनियोटिक फ्लूइड के, उनके बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो एमनियोटिक फ्लूइड का कलर कैसा होता है? तो कलर की अगर बात करें तो ये क्लियर कलरलेस होता है। कैसा होता है? क्लियर होता है एंड कलरलेस होता है। लेकिन कुछ टर्म्स हैं, कुछ एट टर्म्स पर कुछ सिचुएशन में, टर्म्स के टाइम कुछ सिचुएशन में ये पेल स्ट्रो कलर का हो सकता है। कैसा हो सकता है? पेल स्ट्रो कलर का हो सकता है। पेल स्ट्रो कलर का क्यों हो सकता है उसके बारे में अगर अपन बात करें तो इसका कारण है, पेल स्ट्रो कलर होने का कारण है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वर्निक्स कैसियोसा। या तो इसमें वर्निक्स कैसियोसा प्रेजेंट होगी या फिर एंड एक्सफोलिएशन ऑफ फीटल स्किन। एक्सफोलिएशन का मतलब होता है टूटे हुए टुकड़े। ठीक है, तो या तो इसमें वर्निक्स कैसियोसा प्रेजेंट होगी या फिर एक्सफोलिएशन टूटे हुए टुकड़े प्रेजेंट होंगे किसके? स्किन के, जिसके कारण यह पेल स्ट्रो कलर का हो सकता है। कंफर्म नहीं है, हो सकता है टर्म के टाइम। ठीक है, ये हो गया एमनियोटिक फ्लूइड के कलर के बारे में। अब इसकी पीएच की अगर अपन बात करें तो इसकी पीएच होती है 7.1 से लेकर 7.3 तक। वन वर्ड में बात करें तो 7.2 इसकी पीएच एग्जैक्ट होती है। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है? इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1.008 से 1.010। ठीक है, ये होती है इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी। ओस्मोलरिटी क्या होती है? इसकी ओस्मोलरिटी मतलब नंबर ऑफ सोल्यूट। ठीक है, नंबर ऑफ सोल्यूट कितने होते हैं? 250 मिली ओस्मोल पर लीटर। क्या ओस्मोलरिटी होती है एमनियोटिक फ्लूइड की? एमनियोटिक फ्लूइड की ओस्मोलरिटी होती है 250 मिली ओस्मोल पर लीटर, इसकी ओस्मोलरिटी होती है। ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड एक कैसा फ्लूइड है? एमनियोटिक फ्लूइड एक आइसोटोनिक फ्लूइड है। आइसोटोनिक का मतलब क्या होता है? जिसकी ओस्मोलरिटी 245 से लेकर 375 मिली ओस्मोल
पर लीटर तक वो फ्लूइड आते हैं आइसोटोनिक फ्लूइड में। ठीक है, तो ये कैसा फ्लूइड है, इसकी 250 मिलीओस्मोल-टी है, तो ये 245 से 375 के बीच में आता है, तो ये कैसा फ्लूइड हो, आइसोटोनिक फ्लूइड होता है। ठीक है, ये हो गई इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात। अब हम बात करें ये कंपोजिशन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, कौन कौन से कंपोजिशन से मिलकर यह एमनियोटिक फ्लूइड बनता है, तो उसकी अगर बात करें तो इसमें कौन कौन से कंपोजिशन होते हैं, तो इसमें वाटरी होता है 98 से 99% तक, तो इसमें वाटर होता है, क्या होता है, वाटर होता है। एंड 1 से 2% इसमें सॉलिड होते हैं, 1 से 2% सॉलिड होते हैं। सॉलिड में भी 2 टाइप के ऑर्गेनिक वो होते हैं, कंपोजिशन होते हैं, एक तो इनऑर्गेनिक एंड सेकंड ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक की बात करें तो इनऑर्गेनिक में क्या क्या शामिल होता है, इसमें एमनियोटिक फ्लूइड में सोडियम पाया जाता है, पोटेशियम, क्लोरीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक एंड फॉस्फोरस ईटीसी पाए जाते हैं। इनऑर्गेनिक में कौन कौन से सब्सटेंस पाएंगे, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक एंड फॉस्फोरस। ठीक है, अगर ऑर्गेनिक की बात करें तो ऑर्गेनिक में प्रेजेंट होंगे ग्लूकोज। ऑर्गेनिक कंपोजिशन की अगर बात करें तो इसमें ग्लूकोज प्रेजेंट होगा एमनियोटिक फ्लूइड में, अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, यूरिया प्रेजेंट होगा एंड यूरिक एसिड प्रेजेंट होगा, क्रेटिनिन एंड फैटी एसिड आदि सब्सटेंस इसमें प्रेजेंट होंगे, ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ठीक है, लेकिन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक के अलावा इसमें अदर्स में और पाए जाते हैं। ठीक है, अदर्स में कुछ कंपोजिशन और पाए जाते हैं, जैसे वर्निक्स कैसियोसा, क्या, जैसे वर्निक्स कैसियोसा प्रेजेंट होगी। अब वर्निक्स कैसियोसा क्या होती है, ये फीटल की स्किन पर व्हाइट चीजी कलर की लेयर होती है, व्हाइट कलर की फीटल की स्किन पर एक लेयर होती है जिसे वर्निक्स कैसियोसा कहते हैं। ठीक है, यह वर्निक्स कैसियोसा 16 वीक पर तो बननी स्टार्ट होती है। कब स्टार्ट होती है, 16 वीक पर बननी स्टार्ट होती है, लेकिन 20 वीक पर, 20 वीक्स पर यह कंप्लीट बॉडी को कवर कर लेती है। ठीक है, 20 वीक्स पर यह कंप्लीट बॉडी को कवर कर लेती है और उसको प्रोटेक्शन करती है फीटस को। ठीक है, किसको, फीटस को प्रोटेक्शन का कारण भी ये करती है वर्निक्स कैसियोसा। वर्निक्स कैसियोसा के अलावा अदर्स में क्या इंक्लूड होंगे, लेनुगो। लेनुगो क्या होते हैं, लेनुगो फाइन वूली फजी एंड शाइनी हेयर होते हैं उन फीटल की स्किन पर। जो फीटल की स्किन पर रोए जैसे जो हेयर डेवलप होते हैं उन्हें हम लेनुगो कहते हैं। क्या कहते हैं, लेनुगो कहते हैं। ठीक है, एक्सफोलिएशन ऑफ फीटल स्किन, एक्सफोलिएशन का मतलब मैंने बताया था टूटे हुए टुकड़े ऑफ फीटल स्किन, फीटल स्किन के टूटे हुए टुकड़े यदि इफ मोर इंक्रीज, यदि ज्यादा हो जाएं, यदि टूटे हुए स्किन के टुकड़े ज्यादा हो जाएं एमनियोटिक फ्लूइड में, तो एमनियोटिक फ्लूइड का कलर कैसा हो जाएगा, पेल स्ट्रो कलर का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, पेल स्ट्रो कलर का एमनियोटिक फ्लूइड हो जाएगा। अब कंपोजिशन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड के बाद हम बात करेंगे एबनॉर्मल कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में। एमनियोटिक फ्लूइड का कलर किस किस कंडीशन में कैसा होता है, कैसा एबनॉर्मल होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रीनिश म्यूकोनियम स्टेन्ड या ओपियम लाइक। ग्रीनिश म्यूकोनियम जो कलर होता है वो कब होता है एमनियोटिक फ्लूइड का, तो वो होता है फीटल डिस्ट्रेस की कंडीशन में। यदि फीटल डिस्ट्रेस है तो उस कंडीशन में क्या होगा, मदर है वो हाइपोक्सिया होगी, मदर हाइपोक्सिया होगी तो क्या होगा, फीटल भी हाइपोक्सिया होगा, फीटल में हाइपोक्सिया होगा। ठीक है, अगर फीटल में हाइपोक्सिया होता है तो फीटल का जो एनल स्पिंचर जो होता है वो रिलैक्स हो जाएगा। हाइपोक्सिया की कंडीशन में फीटल का एनल स्पिंचर रिलैक्स हो जाएगा। अगर एनल स्पिंचर रिलैक्स हो गया तो एनल स्पिंचर रिलैक्स होते ही जो फर्स्ट पास स्टूल है जो जिसे अपन म्यूकोनियम कहते हैं, तो म्यूकोनियम पास करेगा। ठीक है, म्यूकोनियम पास करते ही वो किस में मिलेगा, एमनियोटिक फ्लूइड में मिलेगा। तो म्यूकोनियम पास इन एमनियोटिक फ्लूइड। ठीक है, म्यूकोनियम किस में मिल गया, एमनियोटिक फ्लूइड में मिल जाएगा। ठीक है, जिसके कारण कैसा कलर, जिसका कैसा कलर होता है, ग्रीनिश डार्क टेरी सीडी कलर होता है। म्यूकोनियम का कैसा कलर होता है, ग्रीनिश डार्क एंड टेरी सीडी कलर होता है। ठीक है, म्यूकोनियम क्या होता है, म्यूकोनियम में क्या प्रेजेंट होता है, ब्लीवर्डिन। क्या प्रेजेंट होता है म्यूकोनियम में, ब्लीवर्डिन प्रेजेंट होता है। और ब्लीवर्डिन जो होता है वो मेनली ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। कैसा पिगमेंट होता है, ग्रीन कलर का। म्यूकोनियम में ब्लीवर्डिन प्रेजेंट होता है जो कि मेन ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। ठीक है, यदि ग्रीन कलर का पिगमेंट है तो फीटस की जो एमनियोटिक फ्लूइड का कलर भी कैसा हो जाएगा, ग्रीनिश कलर हो जाए, तो ग्रीनिश म्यूकोनियम कलर हो जाएगा।
तो फर्स्ट कंडीशन में क्या होगा, फीटल डिस्ट्रेस की कंडीशन में ग्रीनिश म्यूकोनियम कलर हो जाएगा एमनियोटिक फ्लूइड का। ठीक है, अब म्यूकोनियम की डेफिनेशन की बात करें तो म्यूकोनियम होता क्या है, तो यह ग्रीनिश हरे रंग का, ब्राउनिश ब्राउन कलर का एंड ब्लैक टेरी सीडी फर्स्ट पास स्टूल होता है। जो फर्स्ट टाइम जो पास करता है फीटस, वो स्टूल होता है ब्लैक ब्राउनिश एंड ग्रीनिश कलर का होता है जी। ठीक है, आफ्टर बर्थ, जन्म के बाद जो बच्चा फर्स्ट पास स्टूल करता है वो होता है म्यूकोनियम। ठीक है, अब इसके रिस्क क्या क्या हो सकते हैं म्यूकोनियम के, म्यूकोनियम एस्पिरेशन निमोनिया हो सकता है चाइल्ड में। क्या हो सकता है, म्यूकोनियम एस्पिरेशन निमोनिया, जिसके मैनेजमेंट के लिए एक गैस काम में ली जाती है। कौन सी होती है वो, नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस। कौन सी, नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस, जिसे हम सेकंड नेम वंडर गैस भी कहते हैं, जिसका दूसरा नाम क्या है, वंडर गैस भी कहते हैं। ठीक है, ये हो गए म्यूकोनियम के। अगर बच्चा म्यूकोनियम को एस्पिरेट कर लेता है, निगल लेता है, तो उसमें निमोनिया हो सकता है। ठीक है, उसके मैनेजमेंट के लिए गैस काम में ली जाती है जिसे नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस या वंडर गैस कहते हैं। ठीक है, ये हो गया ग्रीनिश म्यूकोनियम कलर। सेकंड अगर अपन बात करें तो ग्रीनिश येलो कलर कब होता है, ग्रीनिश येलो, तो ये होता है पोस्ट मैच्योरिटी के कारण। यदि प्रेगनेंसी ग्रेटर देन 42 वीक्स हो गई, 42 वीक से ज़्यादा की प्रेगनेंसी हो गई और डिलीवरी नहीं हुई है, तो उस कंडीशन में एमनियोटिक फ्लूइड का कलर कैसा हो सकता है, ग्रीनिश येलो कलर हो सकता है। ठीक है, इसे ग्रीनिश येलो कलर को सेकंड नेम क्या है, इसे आल्सो नोन एज सैफ्रॉन कलर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, सैफ्रॉन कलर भी बोलते हैं। ठीक है, थर्ड नंबर पर आता है गोल्डन, सुनहरे रंग का या येलो कलर का। सुनहरे रंग का या पीले रंग का जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो कब होता है, वो होता है RH इनकॉम्पेटिबिलिटी की कंडीशन में। कब होता है, RH इनकॉम्पेटिबिलिटी की कंडीशन में गोल्डन या येलो कलर होता है। फोर्थ नंबर पर आता है डार्क रेड, गहरे लाल रंग का एमनियोटिक फ्लूइड कब होता है, जब उसमें हेमरेज ब्लीडिंग हो, एमनियोटिक फ्लूइड में ब्लीडिंग हो, यूट्रस में या फिर एमनियोटिक सैक जो होता है उसमें ब्लीडिंग के कारण, इंट्रायूटेराइन में ब्लीडिंग होती है, तो उसके कारण डार्क रेड कलर हो सकता है, हेमरेज के कारण। ठीक है, एंड लास्ट एंड फाइनल फिफ्थ नंबर पर आता है डार्क ब्राउन, गहरे भूरे रंग का या टोबैको जूस कलर का। ठीक है, जब ये सबसे ज़्यादा सीवियर कंडीशन होती है, इसमें डार्क ब्राउन या टोबैको जूस की कंडीशन कब होती है, कब होता है ऐसा एमनियोटिक फ्लूइड, तो ये होता है इंट्रायूटेराइन डेथ के कारण, IUD के कारण। IUD की फुल फॉर्म इंट्रायूटेराइन डेथ की कंडीशन में टोबैको जूस के जैसा एमनियोटिक फ्लूइड हो जाएगा, डार्क ब्राउन कलर का एमनियोटिक फ्लूइड हो जाता है। ये हो गई एबनॉर्मल कलर के बारे में, एमनियोटिक फ्लूइड के एबनॉर्मल कलर के बारे में। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे एमनियोटिक फ्लूइड के फंक्शंस की। क्या क्या फंक्शंस होते हैं एमनियोटिक फ्लूइड के, तो सबसे पहले बात करें तो जो एमनियोटिक जो फ्लूइड होता है वो कुशन प्रोवाइड करता है, कुशन फीटस को एक कुशन गद्दे के आकार, गद्दा नुमा प्रोवाइड कराता है। ठीक है, प्रोवाइड न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है फीटस को। क्यों न्यूट्रिशन क्यों प्रोवाइड करता है, क्योंकि इट कंटेन ग्लूकोज, इसमें क्या होता है, ग्लूकोज उपस्थित होता है, तो ये बच्चे को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। प्रमोट जीआईटी को प्रमोट करता है एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को मेंटेन किए रखता है। क्यों मेंटेन किए रखता है, क्योंकि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एंड उसमें यह भरा हुआ होता है एमनियोटिक फ्लूइड, तो ठीक है, ये उसको मेंटेन किए रखता है। मेंटेन फीटस के टेम्परेचर को मेंटेन करता है एमनियोटिक फ्लूइड। ठीक है, मैं फीटस के टेम्परेचर को कैसे मेंटेन करेगा, क्योंकि इसका टेम्परेचर जो होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर होता है, एमनियोटिक फ्लूइड का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है इसको विभिन्न बीमारी के डायग्नोसिस करने में यूज लिया जाता है। कौन कौन सी बीमारी में यूज लिया जाता है, अगर पेशेंट को ओलिगोहाइड्रोमनियोज है तो इस एमनियोटिक फ्लूइड का डायग्नोसिस, एमनियोटिक फ्लूइड से इसका डायग्नोसिस किया जा सकता है। पॉलीहाइड्रोमनियोज है तो भी, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है अगर किसी पेशेंट में तो भी एमनियोटिक फ्लूइड का जो सैंपल लिया जाता है। डाउन सिंड्रोम की स्थिति को पता करने के लिए एमनियोटिक फ्लूइड का सैंपल लिया जाता है, RH इनकम्पेटिबिलिटी में भी। ठीक है, इन सब को हम एमनियोटिक फ्लूइड एनालिसिस से डायग्नोस कर सकते हैं। ये जो इतनी भी बीमारियां हैं इन सबको हम किससे डायग्नोस कर सकते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड का सैंपल लेकर इन बीमारियों का हम पता लगा सकते हैं। ठीक है,
तो प्रोवाइड एंटीसेप्टिक एक्शन फॉर फीटस, फीटस को यह एंटीसेप्टिक एक्शन प्रोवाइड कराता है, यह एंटीसेप्टिक का काम करता है, फीटस में इन्फेक्शन होने से यह रोकता है। ठीक है। एट टर्म हेल्प इन डिलीवरी, डिलीवरी में हेल्प करता है। अब डिलीवरी में कैसे हेल्प करता है भाई, सर्वाइकल डायलेशन, सर्विक्स को डायलेट करके यह डिलीवरी में हेल्प करता है, डिलीवरी को इजी बनाता है। ठीक है। अब इसका मेजरमेंट कैसे करेंगे, एमनियोटिक फ्लूइड है, इसका मेजरमेंट कैसे करेंगे, तो 2 टाइप से करेंगे मेजरमेंट। तो फर्स्ट टाइप होता है एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स के द्वारा इसका पता लगाते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स जो होता है उसमें यूएसजी करके हम एमनियोटिक फ्लूइड के अमाउंट का पता लगा सकते हैं। ठीक है। अब जो यूएसजी हम करते हैं उसमें कौन सी वेव का यूज करते हैं, साउंड वेव का यूज किया जाता है। जो हम यूएसजी अल्ट्रासोनोग्राफी जो हम करते हैं उसमें साउंड वेव का यूज किया जाता है एंड वर्टिकल मेजरमेंट किया जाता है। वर्टिकल मेजरमेंट, जैसे ये एब्डोमेन है तो इसका वर्टिकल मेजरमेंट कैसे करते हैं, ये लंबवत जो करते हैं इसका वर्टिकल मेजरमेंट करते हैं, तथा एब्डोमेन को 4 क्वाड्रेंट में 4 भाग में बांटते हैं, फिर इसका मेजरमेंट किया जाता है। यह इनविजिबल मेथड है, ये इसको देखा नहीं जा सकता इस मेथड को, क्योंकि यह अल्ट्रासोनोग्राफी के द्वारा किया जा सकता है। ठीक है। नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स कितना होता है, 5 से 25 सेंटीमीटर तक होता है। नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स 5 से 25 सेंटीमीटर तक होता है। अगर इस डायग्राम में हम देखें तो इसका एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स कितना है, ये वर्टिकल जो मेजरमेंट है ये पार्ट है, ये 7 सेंटीमीटर का होता है एंड ये 3 सेंटीमीटर का एंड ये 4 सेंटीमीटर का पार्ट है एंड जो फाइनल पार्ट है ये 3 सेंटीमीटर का। तो इसका टोटल काउंट करेंगे तो एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स 17 सेंटीमीटर है। ठीक है। ऐसे हम एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स के द्वारा एमनियोटिक फ्लूइड का मेजरमेंट करते हैं। सेकंड मेजरमेंट होता है सिंगल डिपेस्ट पॉकेट या पाउच बोलते हैं, जिसे शॉर्टकट एसडीपी भी बोलते हैं। ठीक है। इसमें भी क्या करते हैं, यूएसजी गाइडेड की मदद से वर्टिकल स्टडी करते हैं। ठीक है। इसमें भी जो एब्डोमेन होता है उसका वर्टिकल स्टडी करते हैं। ठीक है। यूएसजी की हेल्प से जो डिपेस्ट मीजर करता है। ठीक है। मीजर कैसे, कहाँ से कहाँ तक करते हैं, फीटल की जो ट्रंक की जो स्किन है, फीटल के एब्डोमेन की स्किन से लेकर यूटेराइन वॉल तक का मेजरमेंट करते हैं। ठीक है। किसका कहते हैं, फीटल ट्रंक स्किन टू यूटेराइन वॉल। नॉर्मल एसडीपी की बात करें तो नॉर्मल एसडीपी होती है 2 से 8 सेंटीमीटर। ठीक है। अगर लेस देन 2 सेंटीमीटर है एसडीपी तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, ओलिगोहाइड्रोमनियोज बोलेंगे। अगर ग्रेटर देन 8 सेंटीमीटर है तो उस कंडीशन को बोलेंगे पॉलीहाइड्रोमनियोज। ठीक है। नोट डालकर एक पॉइंट लिखेंगे, उसमें क्या होगा, ओनली बेसिस ऑफ एएफआई यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स एंड सोनोग्राफी कैन नॉट डिसाइड टू अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। इसमें बताया गया है कि एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स एंड सोनोग्राफी की हेल्प से हम डिसाइड नहीं कर सकते कि अमाउंट क्या है एमनियोटिक फ्लूइड का। सो रिक्वायर एसडीपी, सिंगल डिपेस्ट पाउच या सिंगल डिपेस्ट पॉकेट करना आवश्यक है। ठीक है। ओलिगोहाइड्रोमनियोज क्या होता है, जिसका एसडीपी कितना हो, लेस देन 2 सेंटीमीटर एंड एमनियोटिक फ्लूइड कितना हो, टोटल 200 ml से भी कम अगर एमनियोटिक फ्लूइड है, एसडीपी 2 सेंटीमीटर से कम है एंड एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स जो होता है वो 5 सेंटीमीटर से कम है, तो उस कंडीशन को बोलेंगे ओलिगोहाइड्रोमनियोज। ठीक है। पॉलीहाइड्रोमनियोज किसको बोलेंगे, जिसका अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो 2000 ml से ज़्यादा हो। कितना, 2000 ml से ज़्यादा हो। एसडीपी है वो 8 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो और एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स जो है वो 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं पॉलीहाइड्रोमनियोज। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे एमनियोटोमी के बारे में। किसके बारे में, एमनियोटोमी के बारे में। एमनियोटोमी क्या होती है, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ एमनियोटिक मेम्ब्रेन। जो एमनियोटिक जो मेम्ब्रेन होती है इसको आर्टिफिशियल रूप से रप्चर किया जाता है। कब रप्चर किया जाता है, बिफोर 37 वीक्स ऑफ गेस्टेशन या लेबर। जो लेबर होता है उससे 37 वीक्स की प्रेगनेंसी से पहले इसको रप्चर किया जाता है। ठीक है। जिसे आर्टिफिशियल रूप से रप्चर किया जाता है एमनियोटिक मेम्ब्रेन को और एमनियोटिक फ्लूइड को बाहर निकाला जाता है, जिसे क्या कहते हैं, एमनियोटोमी कहते हैं। ठीक है। इसे AROM भी कहते हैं। AROM की फुल फॉर्म क्या होगी, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। ठीक है। आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन ड्यूरिंग AROM। जब AROM करते हैं, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन जब हम करते हैं तो एक फोर्सेप्स का यूज करते हैं। कौन सी फोर्सेप्स होती है, वो कोचर फोर्सेप्स होती है। कौन सी फोर्सेप्स होती है, कोचर फोर्सेप्स होती है। कोचर फोर्सेप्स का एक जगह यूज और करते हैं, क्या करते हैं, आल्सो यूज टू ग्रास्प। ग्रास्प का मतलब होता है पकड़ने के लिए, बिग आर्टरीज इन GI सिस्टम।
जो जीआईटी सिस्टम होता है उसमें बड़ी आर्टरियों को पकड़ने के लिए भी हम कोचर फोर्सेप्स का यूज करते हैं। ठीक, प्राइमरी नर्स रोल क्या होता है, जब हम एमनियोटोमी करते हैं उस टाइम प्राइमरी नर्स रोल क्या होता है, तो उस टाइम प्राइमरी नर्स रोल होता है असेस एफएचआर। एफएचआर की फुल फॉर्म होती है फीटल हार्ट रेट को हम सबसे पहले असेस करते हैं जब हम एमनियोटोमी करते हैं। ठीक है, कोचर जो इंसिजन होता है, कोचर इंसिजन कहाँ होता है, तो कोचर इंसिजन हम करते हैं ओपन गोल ब्लैडर सर्जरी में। जब गोल ब्लैडर की ओपन सर्जरी करते हैं तो उस दौरान हम कोचर इंसिजन लगाते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल इंसिजन होता है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन में इंसिजन लगाते हैं, कट लगाते हैं, 3 से 4 सेंटीमीटर का कट होता है ये। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, कोचर इंसिजन कहते हैं। ये हो गया एमनियोटोमी। अब हम बात करेंगे एमनियोसेंटेसिस। अब हम यहाँ थोड़ा ध्यान देंगे एमनियोटोमी एंड एमनियोसेंटेसिस में फ़र्क क्या होगा। यहाँ भी एमनियोटोमी को एमनियोटिक मेम्ब्रेन को रप्चर किया गया था और यहाँ भी एमनियोटिक मेम्ब्रेन को रप्चर करेंगे। इट इज़ रिमूवल ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। इसमें क्या करते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड को रिमूव करते हैं फ्रॉम यूट्रस फॉर डायग्नोस्टिक एंड थेरेप्यूटिक पर्पज के लिए। ठीक है, इसमें हम एमनियोसेंटेसिस में क्या करते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड को रिमूव करते हैं यूट्रस से, किसके लिए, डायग्नोस्टिक या थेरेप्यूटिक पर्पज़ के लिए, मतलब किसी डायग्नोस करने के लिए या फिर थेरेप्यूटिक पर्पज़ के लिए हम एमनियोटिक फ्लूइड को रिमूव करते हैं। ठीक है, जिसे क्या कहेंगे, एमनियोसेंटेसिस। इट इज़ प्योर सर्जिकल एसेप्टिक प्रोसेस। ये प्योर एकदम एसेप्टिक प्रोसेस होती है। ठीक है, सर्जिकल कौन सी प्रोसेस होती है, एसेप्टिक प्रोसेस होती है। इसमें क्या करते हैं हम, डायग्नोस करने के लिए हम एमनियोटिक फ्लूइड निकालते हैं। तो 30 ml जो है वो एमनियोटिक फ्लूइड निकालते हैं, जिस 30 ml से हम डिजीज़ का डायग्नोस कर सकते हैं। तो इसमें 30 ml एमनियोटिक फ्लूइड रिमूव करते हैं फॉर डायग्नोस्टिक पर्पज़ के लिए। जो थेरेप्यूटिक पर्पज़ अगर हम करेंगे, थेरेप्यूटिक पर्पज़ के लिए अगर हम निकालते हैं एमनियोटिक फ्लूइड, तो थेरेप्यूटिक पर्पज़ के लिए कितना निकालेंगे, थेरेप्यूटिक पर्पज़ के लिए मैक्सिमम 500 ml जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो रिमूव करते हैं। ठीक है, इन पॉलीहाइड्रोमनियोज की कंडीशन में, यदि किसी पेशेंट में पॉलीहाइड्रोमनियोज है, पॉलीहाइड्रोमनियोज यानी ग्रेटर देन 2000 ml एमनियोटिक फ्लूइड, तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, एक बार में 500 ml ब्लड का नाम है एमनियोटिक फ्लूइड हम निकालते हैं। ठीक है, कब करते हैं, मोस्टली 14 से 16 वीक की प्रेगनेंसी में हम प्रेगनेंसी पीरियड में हम ये थेरेप्यूटिक पर्पज़ के लिए एमनियोटिक फ्लूइड को रिमूव करते हैं। ठीक है, ये हो गया एमनियोसेंटेसिस। तो आज की क्लास हम यही ख़त्म करते हैं। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।